तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब में। हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट किया था रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसमें हम लोगों ने पिछले के 4 लेक्चर्स में सबसे पहले पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आता है जब हम लोग बहुत ही कम वेलो यानी कि क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, जब चीज़ें बहुत ही कम वेलोसिटी से चल रही होती हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब चीज़ों की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। कितनी हाई हो जाती है? स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कंसिक्वेंस क्या होते हैं, यानी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रभाव हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि लेंथ कंट्रैक्शन, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो और हम उसे किसी रेस्ट फ्रेम से देख रहे हैं, तब क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन में के अलॉन्ग उसका जो लेंथ होगा वो हमें कम दिखाई देगा। ये हमने लेंथ कंट्रैक्शन में पढ़ा था। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ पर रिलेटिविस्टिक फिनोमेना काम कर रहा है। अब आगे हमारा आता है टाइम डायलेशन। उसी तरीके से ये भी हमारा एक टॉपिक है। अब इसमें क्या होता है? टाइम डायलेशन में होता है कि अगर कोई फ्रेम मूविंग फ्रेम है, बहुत ही तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई मूविंग फ्रेम है, बहुत ही तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v बराबर मान लेते हैं 0.9 c, स्पीड ऑफ लाइट एकदम करीब है। और इसके अंदर कोई इवेंट होता है। इवेंट मान लेते हैं टाइम t1 पर स्टार्ट हुआ, फ्रेम s डैश है, टाइम t1 डैश पर स्टार्ट हुआ और टाइम t2 डैश पर ख़त्म हुआ। ठीक है, एक फ्रेम है, बहुत ही तेज़ वेलोसिटी से चल रहा है और टाइम t1 डैश पर इस पर एक इवेंट होता है जो कि टाइम t2 डैश तक चला। और ये मेज़र कौन करता है? इस वाले फ्रेम के अंदर एक क्लॉक है, एक घड़ी है, ये इस टाइम को मेज़र करती है। तो अगर हम इस पूरे फ्रेम को किसी रेस्ट फ्रेम से देखें, यानी कि हम इसको रेस्ट से देखें, फ्रेम एस से, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0.9 c है, इसका मतलब ये वाला फ्रेम रुका हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, इसका जो टाइम है हमें बढ़ा हुआ दिखेगा, यानी कि यहाँ का जो इस इवेंट का जो टाइम पीरियड आएगा जो टाइम ड्यूरेशन आएगा बराबर t2 डैश माइनस t1 डैश डेल्टा t डैश। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इस टाइम को डेल्टा t ऑब्जर्व करेंगे। तो जो डेल्टा t आएगा वो डेल्टा t डैश से बहुत ज़्यादा आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि ये जो घड़ी है ये टाइम इसका बढ़ गया है। तो यही हमें आगे यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए टाइम डायलेशन क्या होता है। टाइम डायलेशन इज़ अ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन विच द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी कि दो इवेंट्स के बीच में टाइम इंटरवल अपीयर्स लॉन्गर डायलेटेड। हमें क्या दिखाई देता है कि उनका जो टाइम है दो इवेंट के बीच का बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि वो इवेंट में टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। फॉर एन ऑब्जर्वर, किसके लिए? एक ऑब्जर्वर के लिए जो कि रेस्ट से उसको देख रहा है। इन रिलेटिव मोशन कंपेयर टू द टाइम मेजरमेंट इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द क्लॉक, यानी कि रेस्ट फ्रेम से जो ऑब्जर्वर उसको देखेगा, उसको मूविंग फ्रेम में जो क्लॉक रखी है उस क्लॉक का टाइम ज़्यादा दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। तो यही पर हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि टाइम बढ़ा हुआ कैसे दिखेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई जैसे दो आदमी हैं, उसमें से एक अगर स्पेसशिप पर चला जाए स्पेस में एक जर्नी के लिए और बहुत ही तेज़ वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ लाइट के करीब होनी चाहिए, तब जब वो अगर जितनी देर में स्पेस से वापस आएगा तो वो क्या देखने को मिलेगा कि जो नीचे वाला आदमी रहेगा उसके लिए उसका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहेगा, यानी कि उसके लिए वो बहुत ही सालों बाद वापस आया है। लेकिन जो आदमी गया है स्पेस में, उसके लिए लगेगा कि हम तो बहुत कम समय में वापस आ गए हैं। तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब आगे इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं? लेट अस कंसीडर अ क्लॉक इज केप्ट एट रेस्ट ऑन मूविंग फ्रेम एस डैश। एक हमारा मूविंग फ्रेम है एस डैश, ठीक है, एक फ्रेम है एस डैश जो कि बहुत ही तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v बराबर स्पीड ऑफ लाइट के करीब। अब इस वाले फ्रेम में क्या होता है? एक इवेंट होता है। सबसे पहले ये देखिए कि दो फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश। फ्रेम एस रेस्ट में है और फ्रेम एस डैश क्या है? फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में फ्रेम एस डैश v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और v वेलोसिटी बहुत ही तेज है। तब फ्रेम एस डैश के अंदर एक इवेंट होता है p। देखिए, नाउ लेट अस कंसीडर अ क्लॉक इज केप्ट एट रेस्ट मूविंग फ्रेम एस डैश, और यहाँ पर मूविंग फ्रेम एस डैश में एक क्लॉक रखी हुई है और ये क्लॉक क्या मेजर करता है? टाइम t1 एंड t2 ऑफ टू इवेंट। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि एक इवेंट t1 डैश पर शुरू हुआ और t2 डैश पर ख़त्म हुआ।
या फिर हम कह सकते हैं कि एक इवेंट T1 डैश पर हुआ, दूसरा इवेंट T2 डैश पर हुआ, तो दोनों इवेंट के बीच का टाइम कितना आएगा, टाइम डिफरेंस कितना रहेगा। तो ये क्लॉक क्या मेजर करता है, जो इवेंट हुआ शुरू हुआ T1 डैश पर शुरू हुआ और जो इवेंट खत्म हुआ उसका टाइम इस क्लॉक ने T2 डैश मेजर किया। तो क्लॉक द्वारा मेजर किया गया कुल टाइम डिफरेंस कितना होगा, टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल्टा टी डैश हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी T2 डैश माइनस T1 डैश। इतना टाइम इंटरवल इस इवेंट को पूरा होने में लगा। ये किसने मेजर किया, फ्रेम एच डैश पर रखी हुई इस क्लॉक ने। और इसको कहा जाएगा रियल टाइम इंटरवल। क्यों, क्योंकि ये इसका रियल टाइम इंटरवल है। इस फ्रेम, जिस फ्रेम में रखी हुई है उस फ्रेम से मेज़र किया जा रहा है, इस क्लॉक ने मेज़र किया। अब लेकिन जब हम इसी टाइम को कहाँ से मेज़र करेंगे, रिस्ट से, जिसके रिस्पेक्ट में ये वाला फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तब हमें क्या दिखेगा, तब हम जो टाइम T1 डैश है वो हमें टाइम T1 दिखेगा, और T2 डैश क्योंकि फ्रेम ऐसे है ये टाइम T2 दिखेगा। और जो टाइम इंटरवल आएगा डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, यानी टाइम इंटरवल हमें इस फ्रेम से क्या दिखेगा, डेल्टा टी दिखेगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है, हम लोगों ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। क्यों, क्या फ्रेम अगर बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो रिलेटिविटी यहाँ पर काम करता है और वो आ जाता है हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, अगर फ्रेम बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टाइम दोनों फ्रेम का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जो टाइम यहाँ दिख रहा है वो टाइम यहाँ नहीं दिखेगा, टाइम अलग दिखेगा। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि जो डेल्टा टी, हम जो यहाँ से इस टाइम को मेज़र किए क्लॉक के टाइम को, और जो यहाँ पर रियल में इस क्लॉक ने मेज़र किया, तो हम जो यहाँ से मेज़र करेंगे, जो ऑब्जर्वर मेज़र करेगा रिस्ट से, उसको ये टाइम बढ़ा हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी इज़ ग्रेटर देन डेल्टा टी डैश। बस आपको इतना प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको इसके पीछे की स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग आते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट में, यानी हम लोग इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे। इसमें हमें बस ये प्रूव करना है कि जो टाइम डेल्टा टी, जो हम टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो इसका रियल टाइम है इस इवेंट का टाइम इंटरवल डेल्टा टी डैश, यानी कि जो क्लॉक बता रहा है, तो डेल्टा टी इस डेल्टा टी डैश से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जब हम रियल कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट्स के रूप में चेंज करते हैं, और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा है कि हम ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट्स को रियल कोऑर्डिनेट्स के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी बराबर टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये होता है जब हम लोग टाइम को, ऑब्जर्व टाइम को रियल टाइम के में चेंज करते हैं। किससे, बाय यूजिंग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से टाइम, ऑब्जर्व टाइम को रियल टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। तो अगर t की वैल्यू ये है, तो जो दो इवेंट हुए हैं T1 और T2, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। ठीक है, जो इवेंट हुआ है, जो एक्स कोऑर्डिनेट से वो सेम रहेगा दोनों को। क्यों, क्योंकि इवेंट एक ही जगह पर हुआ है, बस इवेंट का हमने टाइम मेजर किया कि इवेंट कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, तो इसलिए इसका जो एक्स रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि पोजीशन सेम है, बस हमें टाइम, यहाँ पर टाइम की बात करना है, टाइम मेजर करना है। कोई इवेंट किसी एक जगह पॉइंट पर शुरू हुआ, फिर क्लॉक ने टाइम मेजर किया, फिर वो इवेंट खत्म हुआ, फिर क्लॉक ने टाइम मेजर किया, T1 डैश और T2 डैश, तो इसका डिफरेंस हो गया T2 डैश माइनस T1 डैश। तो हमारा T1 हमने चेंज कर दिया T1 डैश में। अब हम इसी प्रकार T2 को T2 डैश में चेंज करेंगे। तो T2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, T2 प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर T2 बराबर, T2 को T2 डैश के, उसमें हमने T1 को T1 डैश में चेंज किया, तो यहाँ पर T2 को T2 डैश में चेंज करेंगे। तो T2 बराबर T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस कर देते हैं। क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, T2 माइनस T1 बराबर T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
माइनस टी वन डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए टी टू माइनस टी वन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जर्व टाइम इंटरवल डेल्टा टी बराबर, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये एलसीएम है वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा टी टू डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर माइनस टी वन डैश माइनस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या, डेल्टा टी बराबर टी टू डैश माइनस टी वन डैश अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और टी टू डैश माइनस टी वन डैश क्या हो जाएगा, डेल्टा टी डैश अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी डैश बराबर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब वही जैसे हम लोगों ने लेंथ कंट्रैक्शन में यहाँ पर लगाया था कि ये चीज़ ग्रेटर देन वन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कैसे हुआ, जो नीचे वाली वैल्यू है ये अंडर रूट वन माइनस, ठीक है, वन यानी वन में ये वैल्यू माइनस हो रही है, तो इसका मतलब नीचे वाला टर्म वन से छोटा होगा, और अगर कोई चीज़ अगर वन से छोटी है उसका हम पलट देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो वन से बड़ी हो जाती है, इसलिए तो वन अपॉन हो गया, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या होगी, वन से बड़ी होगी, ग्रेटर देन वन। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये चीज़ इस टर्म के बराबर है और ये चीज़ क्या है, वन से बड़ी है, यानी कि ये चीज़ भी वन से बड़ी हो जाएगी, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी डैश ग्रेटर देन वन, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी ग्रेटर देन डेल्टा टी डैश। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दस ऑब्जर्व टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन रियल टाइम इंटरवल। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि ऑब्जर्व टाइम जो होगा वो रियल टाइम से ज़्यादा होगा। एक बार इसको फिर से देखिए, डाउट हमें होता कहाँ पर है, डाउट हमें होता है यहाँ पर, ठीक है, डाउट कहाँ होता है यहाँ पर कि ये कैसे ग्रेटर देन वन आ गया, तो तभी मतलब पूरा यहाँ पर जो मेन इसका डेरिवेशन का पार्ट है, डेल्टा टी बड़ा होगा डेल्टा टी डैश, मेन पूरा यही है, इसका जड़ है, तो वो सब तो हम लोग कर लेते हैं, हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन हम लोग को रटा जाता है और बस वैल्यू रखना रहता है, लेकिन जब ग्रेटर देन करना रहता है तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पर आती है, तो समस्या यहाँ पर होती है। इसको एक बार फिर से समझिए अच्छे से, ये वैल्यू वन से बड़ी कैसे हुई, तो देखिए जो नीचे रूट में वैल्यू लिखी हुई है, पहले तो लिखा है वन माइनस, मतलब वन में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। अब हमें देखना है जो वन में से माइनस हो रहा है वो वन से बड़ा माइनस हो रहा है या वन से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, क्योंकि वन से अगर बड़ी वैल्यू माइनस हो जाएगी तो पूरा निगेटिव में टर्म आ जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा, इमेजनरी में चला जाएगा, रूट माइनस में। तो देखिए ऊपर तो वी स्क्वायर है और नीचे सी स्क्वायर है। हम लोगों ने क्या माना है, जो वेलोसिटी है फ्रेम की, मूविंग फ्रेम की, वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब है, ना कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वी स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। अगर ए बाई बी होता है और ए क्या है, बी से छोटा है और बी बड़ा है, तो इसका जो मान आता है कुल मिला के लेस देन वन आता है, ठीक है। बड़ा नंबर अगर नीचे रहता है और छोटा नंबर ऊपर रहता है तो इसकी वैल्यू आती है लेस देन वन। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ये वन से छोटा है, तो वन माइनस वन से छोटा क्या आएगा, वन से छोटी वैल्यू आएगी। हम वन में से कोई वन से छोटी वैल्यू अगर माइनस कर दे रहे हैं तो क्या आएगा, तो वन से ग्रेटर देन स्मॉलर देन वन आएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, वन से छोटी है, और वन से छोटी वैल्यू है उसका हम रूट कर दे रहे हैं, तो यानी नीचे वाली वैल्यू क्या है, वन से छोटी है। अब हम लोग ये भी जानते हैं अगर कोई वैल्यू है वन से छोटी है, ठीक है, ये वैल्यू क्या थी, वन से छोटी, अगर ए क्या है, वन से छोटा है, और अगर हम उसका वन अपॉन ए वन से छोटा है, इसका हम वन अपॉन ए कर दें तब ये वन से बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर यही है, नीचे ये वैल्यू क्या थी, वन से छोटी थी, फिर हमने इसको पलट दिया, वन अपॉन ये कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन से बड़ी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी डैश बराबर है इसके, और ये वैल्यू बड़ी है वन से, इसलिए ये वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी वन से। तो यहाँ पर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी डैश ग्रेटर देन वन हो गया, और हमारा डेल्टा टी ग्रेटर देन डेल्टा टी डैश।
यहाँ पर ये हो गया। तो ये हमारा टाइम डायलेशन का पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइम डायलेशन के कुछ एग्जांपल्स, यानी हम लोग कुछ ऐसी बातें देखेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जहाँ पर हमें टाइम डायलेशन का एग्जांपल देखने को मिलता है। एग्जांपल्स ऑफ टाइम डायलेशन। पहला देखिए, एक पार्टिकल होता है म्यू मेसॉन, उसका नाम है क्या है, म्यू मेसॉन पार्टिकल्स। ये एक पार्टिकल होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं, यानी बनते कैसे हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉस्मिक रेज। ये कॉस्मिक रेज से बनते हैं, कब, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस enters into Earth's atmosphere। ये आपको एक स्टोरी की जैसे शॉर्ट में समझा रहे हैं। एटमॉस्फेयर, म्यू मेसॉन पार्टिकल्स होते हैं जो कि ओरिजिनेटेड होते हैं कैसे, जब कॉस्मिक रेज से ये बनते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ में एंटर करता है फ्रॉम सन। ठीक है, अब ये जो हमारे म्यू मेसॉन होते हैं, म्यू मेसॉन, इनका जो प्रॉपर लाइफ टाइम होता है, प्रॉपर लाइफ टाइम, प्रॉपर लाइफ टाइम मतलब क्या होता है, रियल लाइफ टाइम, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, म्यू मेसॉन के ही रिस्पेक्ट में इसका जो लाइफ टाइम होता है, यानी कि ये कितने समय तक रह सकते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका जो प्रॉपर लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, 2.2 माइक्रो सेकेंड लगभग। ठीक है, इसको सेकेंड में बदल दीजिए, 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, इनका प्रॉपर लाइफ टाइम ये होता है। और ये मूव क्या, किस वेलोसिटी से करते हैं, इनकी वेलोसिटी कितनी रहती है, v बराबर 0.998 इंटू सी। ये इस वेलोसिटी से मूव करते हैं, यानी कि क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब इनकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है। ये पार्टिकल 0.998 सी की वेलोसिटी से मूव करते हैं, और इनका जो प्रॉपर लाइफ टाइम होता है ये इतना माइक्रो सेकेंड, 2.2 माइक्रो सेकेंड होता है। अब देखिए, अब म्यू मेसॉन, यानी कि म्यू मेसॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपने पूरे लाइफ टाइम में, तो हम कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई म्यू मेसॉन पार्टिकल्स, तो डी बराबर वी इंटू टी। ठीक है, डी बराबर वी इंटू टी, यानी कि इसका वेलोसिटी इंटू इसका लाइफ टाइम। वेलोसिटी कितना है, 0.998 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू वी इंटू टी। टी कितना है, 2.2 इंटू 10⁻⁻6। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कुल मिला के आ जाता है 6.58 इंटू 10⁻2 बराबर आ जाएगा, ये मीटर में आएगा 0.65 किलोमीटर, इतना आता है। यानी कि म्यू मेसॉन पार्टिकल्स अपने लाइफ टाइम में 0.65 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, म्यू मेसॉन पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में हुआ। लेकिन देखा ये जाता है, ऑब्जर्व ये किया गया अर्थ के लेबोरेटरी से, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, ये पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से 10 मीटर के ऊपर पर बनते हैं और अर्थ के सरफेस पर डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में, यानी कि लेबोरेटरी जो अर्थ पर है उसके रिस्पेक्ट में इन पार्टिकल से सिर्फ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब वो हुआ कैसे, तो रियल में तो ये लोग 0.65 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या पाया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से 10 किलोमीटर ऊपर पर ये पार्टिकल्स बनते हैं और अर्थ के सरफेस पर डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए उन्होंने क्या पाया कि डिस्टेंस इसका ज़्यादा उन्होंने देखा, ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है साइंटिस्ट ने देखा कि ये इससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ऐसा हुआ क्यों, देखिए v तो वेलोसिटी तो इसकी उतनी रहेगी, इसका मतलब जो t है, कहीं ना कहीं टाइम जो है साइंटिस्ट को टाइम ज़्यादा दिख रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो फ्रेम है ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ये अपने फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से, तो इसलिए लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि जब हम रेस्ट से इनके टाइम को देखेंगे तो टाइम हमें बढ़ा हुआ दिखेगा, तो यहीं से टाइम डायलेशन काम करता है। ठीक है, तो व्हेन
these particles observed from earth laboratory, तो it has been observed that, तो क्या देखा गया, it is originated at 10 किलोमीटर हाइट above from earth surface and disappear at the surface of earth. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे म्यू मेसॉन पार्टिकल्स हैं, ये अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 10 किलोमीटर का। हमें डिस्टेंस क्या हम लोग ऑब्जर्व किए अर्थ से कि ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम हमारे रिस्पेक्ट में इसका टाइम हम लोग मेज़र करेंगे, क्या ऑब्जर्व टाइम हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था, ऑब्जर्व टाइम क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन होता है रियल टाइम से। ठीक है, ऑब्जर्व टाइम क्या होता है, ग्रेटर देन होता है रियल टाइम से। जो हमारा डेल्टा टी होता है वो ग्रेटर देन होता है डेल्टा टी डैश से। लेकिन ये कब होता है, जब डेल्टा टी डैश यानी ये वाला इवेंट जिस फ्रेम पर हो रहा है वो वाला फ्रेम बहुत ही तेज वेलोसिटी से चलना चाहिए। तो यहाँ पर हो भी ऐसा रहा है, जो म्यू मेसॉन पार्टिकल्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब चल रहे हैं 0.998 सी वेलोसिटी से। तो इसको हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, डेल्टा टी बराबर क्या होता था, डेल्टा टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ऑब्जर्व टाइम और रियल टाइम का या फिर प्रॉपर टाइम का। तो डेल्टा टी टाइम लेबोरेटरी से क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, डेल्टा टी डैश पहले, इसका जो टाइम होता है वो रियल में क्या होता है, यानी म्यू मेसॉन के रिस्पेक्ट में 2.2 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 2.2 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी 0.998 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है कि 32 माइक्रो सेकेंड लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, म्यू मेसॉन का रियल लाइफ टाइम क्या है 2.2 माइक्रो सेकेंड, लेकिन इनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जब इसको रेस्ट से ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि इनका जो टाइम लाइफ टाइम है वो 32 माइक्रो सेकेंड, यानी कि इसका टाइम हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो टाइम डायलेशन के कारण इसका टाइम लाइफ टाइम हम लोगों को बढ़ा हुआ दिखता है। इसी कारण जो इसने हमने लाइफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.65 किलोमीटर, वो भी हमें बढ़ा हुआ दिख जाता है, क्योंकि वेलोसिटी तो उतनी रहती है और टी जो है ये हमारा बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑब्जर्व डिस्टेंस हो जाएगा बराबर क्या हो जाता है, v इंटू टी ऑब्जर्व, यानी कि क्या ऑब्जर्व किया गया, तो v बराबर वही हो जाएगा 0.998 हो गया इंटू 32 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ से लगभग लगभग हमारा आ जाता है 10 किलोमीटर। तो ये एग्जाम्पल है एक हमारे क्या कहते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, टाइम डायलेशन के कारण। ठीक है, यहाँ पर ये 9 2 बार होगा। तो अब हम लोग देखते हैं टाइम डायलेशन का दूसरा एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलता है। दूसरा, इसका नाम है ट्विन्स पैराडॉक्स। ट्विन्स पैराडॉक्स। ठीक है, तो पैराडॉक्स क्या होता है, सबसे पहले पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई घटना एक ही टाइम पर, कोई बात या फिर कोई घटना एक ही टाइम पर सही भी होती है और गलत भी होती है, यानी कि कंट्राडिक्शन यहाँ पर जनरेट होता है, विरोधाभास, तो उसे पैराडॉक्स नाम दिया जाता है। और ट्विन्स मतलब क्या होता है, जुड़वा लोग। ट्विन्स लोगों का पैराडॉक्स ये कैसे उत्पन्न हो सकता है, देखिए हम लोग क्या यहाँ पर मानते हैं, मान लेते हैं 2 ट्विन्स कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं,
एग्जिस्ट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ पर दो ट्विंस हैं मान लेते हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, दोनों एक साथ दोनों ने जन्म लिया था। अब आगे क्या होता है, वन ऑफ देम मूव्स फॉर स्पेस जर्नी अंडर रिलेटिविस्टिक कंडीशन। वाइल जबकि अदर इज स्टिल स्टे ऑन अर्थ। इसमें ट्विंस पैराडॉक्स में क्या क्या बातें एज्यूम की गई, अगर मान लेते हैं दो ट्विंस हैं अर्थ पर हैं, उनमें से एक रिलेटिविस्टिक कंडीशन में स्पेस की जर्नी के लिए गया। रिलेटिविस्टिक कंडीशन मतलब क्या हुआ, पहले के रिस्पेक्ट में वो क्या रहेगा, बहुत ही तेज वेलोसिटी से जर्नी पर गया है। तब क्या होगा, देन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट when the first twin completed his journey and returned back on earth, then both say their different ages not equal। अब क्या हुआ, अगर जब दूसरा ट्विन स्पेस की जर्नी से वापस आया और वो किस कंडीशन में गया था, रिलेटिविस्टिक कंडीशन में, यानी कि पहले वाले के रिस्पेक्ट में वो किस वेलोसिटी से, बहुत ही तेज वेलोसिटी से गया और वहाँ पर अपना कुछ समय बिता करके वापस आया। तब यहाँ पर अब जब आया उस अपने दोस्त अपने भाई के पास, तो हुआ क्या, यहाँ पर दोनों की एज डिफरेंट हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी बहुत तेज़ थी, जिस कारण पहले वाले के दूसरे जो पहले के रिस्पेक्ट में था दूसरे की वेलोसिटी बहुत तेज़ थी। इस कारण जो पहला ट्विन जो अर्थ पर है उसके टाइम को जो मेज़र किया उसने, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जबकि जो ट्विन स्पेसशिप पर था उसके लिए टाइम उतना ही था उसका। यानी कि जब हम ऐसे समझते हैं, जो ट्विन स्पेसशिप पर था, फ्रेम एस डैश पर था, उसके लिए मान लेते हैं 1 घंटा भी था। ठीक है, 1 घंटा क्या बड़ा टाइम लेते हैं, मान लीजिए 1 साल के लिए गया, 1 ईयर भी था। तो जो यहाँ पर रहेगा अर्थ पर था जो ट्विन, फ्रेम एस हम मान लेते हैं, स्टेशनरी फ्रेम है, रुका हुआ है, तो ये इस टाइम को क्या मेज़र करेगा, ये जो मेज़र करेगा इसके लिए 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसके लिए 5 साल बीत जाएगा। 2 साल 3 साल चाहे जितना बीतेगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा बीतेगा। तो जब ये वापस आएगा तो क्या होगा, दोनों का एज डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 1 ही साल बीता है, इसके लिए 5 साल बीत गया है। तो देन बोथ से देयर डिफरेंट एजेस नॉट इक्वल, बट बोथ आर ट्विंस। लेकिन दोनों क्या थे, दोनों जुड़वा थे, दोनों ट्विन थे, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो दोनों का एज कैसे डिफरेंट हो सकता है, ये बताइए। ठीक है, तो यहीं से पैराडॉक्स उत्पन्न होता है। दोनों ट्विन थे, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम था, दोनों का एज सेम था, लेकिन एक स्पेस जर्नी पर गया, बहुत ही तेज वेलोसिटी से वापस आया, तो पहले वाला जो स्पेसशिप पर गया था उसके लिए 1 ही साल बीता था, लेकिन जो अर्थ पर जो ट्विन था उसके लिए टाइम डायलेशन के कारण, रिलेटिविस्टिक कंडीशन के कारण उसके लिए 5 साल बीत चुके थे। तो यहाँ पर दोनों का एज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टाइम डायलेशन। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना हो कि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब हम लोग चल सकें। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग फ्यूचर में जा सकते हैं, फ्यूचर को देख सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा स्पेसशिप अभी ऐसा अभी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है, इसलिए अभी ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बस थ्योरी ऐसी दी गई है कि ऐसा होगा अगर स्पीड ऑफ लाइट के करीब अगर हम लोग चलने वाली टेक्नोलॉजी बना लिए तो
तो ये था हमारा आज का टाइम डायलेशन का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी को पढ़ना चाहिए, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो अगली वीडियो में हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल को लेकर, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।